हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टैबुला रासा हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन शेपिंग बिहेवियर। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है टैबुला रासा, ये हमारे बिहेवियर को शेप करने में किस चीज की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। तो यदि हम बात करें टैबुला रासा की, तो जो टैबुला रासा है इसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। ये एक ऐसी आइडिया है, एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, मतलब कि बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी होता है। और जैसे कि हम स्लेट पर लिखते हैं, उसी तरह से हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, मतलब कि जो भी हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो इस स्लेट को फिल करते हैं, भरते हैं। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम थॉट्स को और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को फॉर्म करते हैं। मतलब कि जो भी आज हम हैं, हमारा जो बिहेवियर है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, वो सारी चीजें हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से होती हैं। तो ये जो टर्म है टैबुला रासा, ये बिहेवियर को शेप करने में हमारे एक्सपीरियंसेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अदर नेम फॉर पैवलोवियन कंडीशनिंग इज। तो आपको बताना है कि पैवलोवियन कंडीशनिंग के लिए अन्य नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि जो इवान पैवलोव है, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको याद रखना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यह थ्योरी इवान पैवलोव के द्वारा दी गई है और इसको हम पैवलोवियन कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि इस थ्योरी को एक रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पैवलोव के द्वारा दिया गया है और इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन की। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने अपनी थ्योरी की स्टडी के लिए डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको लर्निंग के टाइप दिए हैं और दूसरी तरफ आपको साइकोलॉजिस्ट के नेम दिए हैं और आपने इन दोनों को मैच करना है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, इसे इवान पैवलोव ने दिया है और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, इसे बीएफ स्किनर ने दिया है, ठीक है। और जो इनसाइट लर्निंग है, हम जानते हैं कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट से जुड़ी है और जो एक्विजिशन और रिटेंशन है, ये आपका एबिनॉस से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किनर इन हिज स्टडी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटेड विद। तो आपको बताना है कि जो बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्टडी के दौरान किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, कौन से एनिमल पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। तो हम जानते हैं कि इन्होंने पीजन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पीजन। Next question is learning is the modification of behavior through experience and training. Who stated it? तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है that learning is the modification of behavior through experience and training, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे गेट्स ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो आपको बताना है कि जो प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, इसका कॉन्सेप्ट बीएफ स्किनर ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्किनर। यदि हम बात करें प्रोग्राम्ड लर्निंग की, तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, ये एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है जहां पर हम इंफॉर्मेशन को लॉजिकली और उसे छोटे छोटे यूनिट्स में और स्मॉल स्टेप्स में प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये जो छोटे स्टेप्स होते हैं, इन्हें हम सेपरेट फ्रेम पर दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसके कुछ की एलिमेंट्स की बात करें, तो सेल्फ पेसिंग, इमीडिएट फीडबैक और रीइंफोर्समेंट, ये प्रोग्राम लर्निंग के कुछ की एलिमेंट है जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जो लर्नर है, उसे कॉन्सेप्ट की रिटेंशन लंबे समय तक रहे। मतलब कि जो लर्नर है, वो कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक रिटेन करके रख पाए। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसे बीएफ स्किनर ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। तो आपको बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार वो कौन सा लेवल है जहां पर मोरालिटी बाहर से कंट्रोल की जाती है। तो यदि हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग की, तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और इन्होंने अपनी थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, सेकेंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। और आपको याद रखना है कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पर मोरालिटी बाहर से कंट्रोल की जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्री कन्वेंशनल लेवल। यदि हम बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल की, तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसे हम प्री मॉरल लेवल भी कहते हैं
और यहाँ पर बच्चों की सेंस ऑफ मोरालिटी बाहर से कंट्रोल की जाती है। जो बच्चे होते हैं वो अथॉरिटी फिगर यानी अपने पेरेंट्स, टीचर्स, इन सभी के द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और उन पर बिलीव करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल है यहाँ पर मोरालिटी बाहर से कंट्रोल की जाती है। तो अब तक हमने जो बात की उसमें हमने कहा कि जो कोहलबर्ग है इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए हैं, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस आती हैं, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 लेवल और 6 स्टेजेस रहती हैं। जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 रहता है। जो स्टेज 1 है वो है आपका ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और जो स्टेज 2 है यह है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। जो आपका कन्वेंशनल लेवल है इसके अंदर स्टेज 3 और स्टेज 4 आ जाते हैं। स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जो आपका लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें आपके स्टेज 5 और स्टेज 6 आ जाते हैं। जो स्टेज 5 है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और जो स्टेज 6 है यह है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो आपको याद रखना है कि जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हैं। तो यदि एग्जाम में लेवल पूछे जाएं तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए हैं और यदि स्टेजेस पूछी जाएं तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is associated with the trait theory of personality? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनमें से जो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा है वो है आरबी कैटल, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आरबी कैटल। यदि हम बात करें ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की तो जो आरबी कैटल हैं, एल्पोर्ट और आइजैक हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है वो आपके ट्रेट अप्रोच पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। तो आपको बताना है कि जो मेमोरी है इसकी पहली स्टेज कौन सी है। तो यदि हम मेमोरी की स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और लास्ट में जब हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो तब हम उसको रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज। तो आपको बताना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसकी अप्रोक्सीमेट एज क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दी है, जहां पर इन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं। ये 4 स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपके बर्थ से 2 ईयर तक रहती है और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये आपके 2 से 7 साल तक रहती है और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा 7 से 12 साल का होता है और इसके बाद आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 0 to 2 ईयर, मतलब कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है यहाँ पर बच्चा 0 से 2 साल का होता है। Next question is when one tries to attribute one's own lapses or somebody else, this process is known as। तो पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो जब भी हम अपनी कमियों के लिए किसी दूसरे को उत्तरदायी ठहराते हैं, उन पर उन चीजों को थोपते हैं, तो इस चीज को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रोजेक्शन। जो यह प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है वो खुद की अनडिजायरेबल या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिहेवियर को किसी दूसरे पर एट्रीब्यूट करते हैं, उन पर उनको थोपते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहीं के लिए लेट हो गई तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय इस चीज को मैं किसी और पर ब्लेम करूंगी, लाइक कि मैं उसकी वजह से लेट होगी या ये चीज उसकी वजह से हुई, मतलब कि मैं लेट इसलिए पहुंची क्योंकि इसने ये चीज की, ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी चीजों को किसी और के ऊपर थूक दिया, किसी और को उसका उत्तरदायी ठहरा दिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज। तो पूछा गया है कि किसी पर्सन का एवरेज आईक्यू कितना रहता है। तो किसी पर्सन का जो एवरेज आईक्यू है वो 90 to 110 रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 90 to 110। Next question is in how many types did Sheldon divide the personality on the basis of body build। तो पूछा गया है कि शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर पर्सनैलिटी को कितने भागों में डिवाइड किया है।
तो जो शेल्डन है, इन्होंने बॉडी बिल्ड के आधार पर जो पर्सनैलिटी है इसके 3 टाइप दिए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इन्होंने पर्सनैलिटी के कौन-कौन से टाइप्स दिए हैं, तो इन्होंने पर्सनैलिटी के 3 टाइप दिए हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच रैंडमली प्रेजेंटेड वर्ड्स आर रिकॉल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि वह प्रोसेस जहां पर हम रैंडम तरीके से प्रेजेंट किए गए वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी वाइज मैनर में रिकॉल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कैटेगरी क्लस्टरिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैटेगरी क्लस्टरिंग। अब यदि हम बात करें कैटेगरी क्लस्टरिंग की, तो ये एक कोग्निटिव प्रोसेस है जहां पर हम रैंडम तरीके से प्रेजेंट किए गए वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैटेगरी वाइज हम उन्हें रिकॉल करते हैं। अब यदि हम इसे एग्जांपल से समझें, तो अभी मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगी, जैसे चेयर, एप्पल, बनाना, बाइक, टेबल, कार। ठीक है। तो जो कैटेगरी क्लस्टरिंग है, इसमें अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इन आइटम्स को रिकॉल करेंगे तो तब हम इन्हें कैटेगरी वाइज एक ऑर्गेनाइज तरीके से इनको रिकॉल करेंगे। तो जो फर्नीचर है इसमें आपका चेयर टेबल आएगा, फ्रूट्स में एप्पल और बनाना, और जो व्हीकल है इसमें आपका कार और बाइक आएगा। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर हम इन रैंडम तरीके से प्रेजेंट किए गए वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज कैटेगरी वाइज मैनर में रिकॉल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैटेगरी क्लस्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स psychosocial stages of development a person experiences crisis or conflict in intimacy versus isolation। तो आपको बताना है कि एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार वो कौन सी स्टेज है जहां पर कोई इंडिविजुअल इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाला कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करता है। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जो एरिक्सन है, इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जहां पर इन्होंने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी हैं। और जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, यह इसकी 6th स्टेज है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल है, उसकी एज 20 से 45 ईयर के बीच में रहती है। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं, वो 20 से 45 ईयर के बीच में होते हैं। और ये वाला जो पीरियड है, इसे हम अर्ली अडल्टहुड कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अर्ली अडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? तो हमने इस पे पहले भी बात की है कि जब भी हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं एसिमुलेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एसिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज। तो पूछा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में फूड को हम क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो फूड है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय। तो आपको बताना है कि जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसे अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट बंडूरा। इसी के साथ अल्बर्ट बंडूरा के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पियाजे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड ड्यूरिंग। तो आपको बताना है कि पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के अनुसार वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चे कंजर्वेशन को समझ पाते हैं। तो जो बच्चे हैं, उन्हें कंजर्वेशन की समझ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान आती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। Next question is, the sphelocaudal principle of development explains that development proceeds from। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डेवलपमेंट के स्फेलोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार जो डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या रहती है। तो इस पर हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो स्फेलोकॉडल है, इसका मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी हेड टू टो हो रही है, मतलब कि सर से पांव की ओर हो रही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हेड टू टो। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।